हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता हमारी फिजिक्स के अंदर टॉप मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। उसका ये पार्ट 11 है और ये एयरफोर्स ग्रुप के लिए, नेवी और एनडीए के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है ये अपना, सबसे पहले होगा एसएचएम होता है जो सरल आवर्त गति, उस पर क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन के मध्य सही संबंध होता है। तो जो आपको बताया त्वरण और विस्थापन में संबंध इस प्रकार से होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अक्स, जहाँ पे अक्स क्या है त्वरण और ए क्या है, सॉरी अक्स तो है विस्थापन और ए होता है त्वरण। तो यदि इसमें ऑप्शन देखो क्या है कि ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन पहले में है समानुपाती विस्थापन, दूसरे में है समानुपाती माइनस विस्थापन। अब यहाँ पे माइनस पहले से अवेलेबल है तब यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तब हम इसी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो समानुपाती माइनस अक्स यानी माइनस विस्थापन, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण का परिमाण होता है। तो जो त्वरण का परिमाण इसमें बोला है कि अधिकतम विस्थापन पे, तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई एसएचएम किस प्रकार से होती है, ये इसकी मिड पॉइंट है। अब ये मैक्सिमम, फिर ये वापस इधर आता है, इधर फिर इधर। तो अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमम विस्थापन यानी यहाँ पे जब कोई पिंड है सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण यदि यहाँ पे है वो, तो इस स्थिति में उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा। तो इस स्थिति में उसका त्वरण होगा वो, आपको पता है, तो इसमें अधिकतम होगा। अधिकतम क्यों होगा? क्योंकि वो यहाँ पे आके रुकेगा। अब रुकने के बाद में इसको यहाँ पे जाना है तो वो त्वरण लगाएगा, मतलब एक तरह से वो अपनी स्पीड को एकदम से बढ़ाएगा, क्योंकि जीरो पे है वो, यहाँ पे एकदम विराम में है और फिर ये इधर जाएगा तब अपनी स्पीड को एकदम मैक्सिमाइज करेगा। तो जो त्वरण होगा वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे समझा आपने कि ये, मतलब आपको पता है यहाँ पे जो होता है वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वो इसके बाद में इधर आएगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जैसे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसका त्वरण होगा वो एकदम मैक्सिमम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि सरल आवर्त गति करते हुए यानी एसएचएम करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा। तो जो ये सरल आवर्त गति करता हो, मान लो यहाँ पे बीच वाली पोजीशन पे पूछा, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है ना, तो वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी होगी ना, तो मतलब एक तरह से जैसे आप कैसे माने कि यहाँ पे होगा ना, वो आके यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जीरो नहीं होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा वो और फिर यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, फिर वो पुनः उस पे आएगा। अब इसको इधर और जाना है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। अब याद रख लीजिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है, मध्य स्थिति पे होती है वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद में सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से अक्ष दूरी पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर, ए ऑप्शन आएगा इसमें, फोर्थ में ए ऑप्शन, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अक्ष स्क्वायर। अब पूछा सरल आवर्त गति यानी एसएचएम में एक कण की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू k नोट कोस स्क्वायर ओमेगा टी से व्यक्त की जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान है। तो इस पूरी सरल आवर्त गति में आपको पता है कि ये मान लो सरल आवर्त गति करता हुआ किसी पिंड का पथ है, तो यहाँ पे ये है और ये मिड पॉइंट है, ये इसका चरम बिंदु है। तब देखो u और k में मैं आपको बताऊँ ना, तो एक बार आप ब्लैंक पेज पे जाते। हाँ, तो देखिए मान लीजिए ये कोई सरल आवर्त गति करती कण का वो पथ है। अब इसमें ये है मिड पॉइंट, ये उसके चरम बिंदु है। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स पे u और p यानी स्थितिज ऊर्जा को मैं u से डिफाइन करूँगा, और जो काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा उसको k से डिफाइन करूँगा। अब मैं इनकी वैल्यूज़ बताऊँ ना आपको, तो देखना इसमें जो u है यानी जो चरम बिंदु होते हैं उन पे जो u होता है ना स्थितिज ऊर्जा, वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन जो बीच वाला पॉइंट है उस पे ये मैक्सिमम होती है अपने हाईएस्ट पीक पे और ये जीरो होती है। लेकिन अब आपको बताऊं कि जो k यहाँ पे जीरो है, तो जो u की वैल्यू है ना वो यही है जो यहाँ पे k की वैल्यू थी। यानी ये जो मतलब u प्लस k क्या होता है आपको बताओ, तो u प्लस k होता है e, और
काइनेटिक जो आपकी एसएसएम होती है उसमें u प्लस के बराबर ई होता है ना, वो हर जगह पे लागू होगा। इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वो लागू होगा। इसका मतलब u प्लस के बराबर ई है, वो हर पॉइंट पे लागू होगा। इसका मतलब कि जो u ये है ये वही है जो k है ये, क्योंकि इन दोनों का सम होगा u होगा, और इन दोनों का सम u प्लस u यहाँ पे 0 तो k होगा, तो u प्लस के बराबर u प्लस के। यहाँ पे k कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे u कैंसिल हो रहा है, तो u बराबर k आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस ये मेरे को लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन आपके पास की गतिज ऊर्जा है वो ये है, आपके पास इस प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान कहाँ पे होगा, जब आपके यहाँ पे हो और यानी चरम बिंदुओं पे हो। तो चरम बिंदुओं पे u क्या होता है, मैक्सिमम, लेकिन k क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जो मिड पॉइंट पे k होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे 0 होता है। तो जो ये k है यही क्या है, u है। तो स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान वही होगा जो k का महत्तम मान होगा, और k का महत्तम मान आपको दिख रहा है क्या होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 को यदि आप k नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो k नोट आएगा। तो वही होगा जो गतिज ऊर्जा का मैक्सिमम मान होगा ना, वही यही होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए जब उसकी प्रभावी लंबाई आधी कर दी जाती है, लंबाई कर दी जाती है सॉरी। तो आपको पता है k इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पे आवर्तकाल दोगुना हो रहा है, तो लंबाई को आप कितना करोगे, 4 गुना करोगे। और नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको खुद को करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको इतना करना आना चाहिए। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी ही लगेगा इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थिर गाड़ी की छत से लटके एक लोलक का आवर्तकाल टी है। यदि गाड़ी है वो ए त्वरण से गतिमान है तो दोलनकाल, तो ए त्वरण से यदि वो गतिमान है तो उसका दोलनकाल होगा वो घट जाएगा, क्योंकि उसके प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सरल लोलक की प्रभावी लंबाई एल तथा आवर्तकाल के बीच आवर्तकाल के वर्ग के बीच मतलब खींचा गया जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। अब मैं यदि स्क्वायर कर दूं इन दोनों का, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है। आपको कह रहा है कि टी स्क्वायर और इसमें जो एल है उसमें खींचा गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का इसमें लग रहा है आपको, तो ये परवलय का हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों पर अनंत होता है, विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, दोनों स्थानों पर समान होता है, विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होता है। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा जो अभी मैंने बताया था कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब आपको पता है जो जी की वैल्यू होती है ना, वो ध्रुव पे ज़्यादा होती है विषुवत से, यानी ध्रुव पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ध्रुव पे जो टी होगा, टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा, वो क्या होगा, विषुवत से कम होगा, तो विषुवत से अधिक ध्रुव पर होगा। क्या सही है जी, नहीं, ध्रुव से अधिक विषुवत पे होगा, डी ऑप्शन आएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन उसमें डी ऑप्शन आएगा। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी लगाना है आपको। जी में रिलेशन आना चाहिए कि जी ध्रुव और जी विषुवत में कौन सा बड़ा होता है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण में बता दिया था। हाँ, तो हाँ, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ की आपको लिंक भी मिलेंगी, तो प्लीज़ उन वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पीछे वाली वीडियो से ही ये लिंक्ड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए तब लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, है ना। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी भी होता है, और एक फॉर्मूला और होता है 2 पाई रूट एम अपॉन के। अब क्या कह रहा है कि खोखला गोला है, उसके अंतर्गत पारा था। अब पारा मान लीजिए पहले था एम द्रव्यमान, अब आधा निकाल दिया तो m/2 हो गया, m/2 हो गया, तो जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो बी ऑप्शन आएगा इसमें, 11th में बी। आपकी ल्यूसेंट में ये शायद ए दे रखा है जो गलत आंसर है, इसमें बी ही आएगा। m को यदि आप आधा कर रहे हो m/2 तो क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक कोई भारी चीज़ है ना, मान लो भारी चीज़ है
उसको आप एक तरह से आवर्त गति करवा रहे हो, तब उसमें आवर्तकाल कितना होगा, वो एक उसकी जगह एक हल्की चीज़ ले लेते हैं अपन, यदि उसको अपन आवर्त गति कराएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा जल्दी करेगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अवमंदित दोलनों का आयाम होता है, तो अवमंदित हो रहा है तभी एक तो बात बताए कि आयाम होगा वो घटता जाएगा, ठीक है, घटता जाएगा तो बढ़ता, और बढ़ता की दो ऑप्शन है बी और डी, तो आपने काट दिया। तो इस हिसाब से आपकी ये ट्रिक्स होनी चाहिए किस हिसाब से होता है। और फिर अवमंदित दोलनों के बारे में आप एक चीज़ ये याद रख लीजिए, चरघातांक के रूप में होते हैं, e⁻ में होते हैं, तो ये घटता है चरघातांक के रूप से, 12th में ए आएगा, आप इसे या तो याद कर लीजिए, और अवमंदन से आपको पता चल रहा है कि घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो बी और डी काट दिए, ए और सी में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो अनुनाद की स्थिति में जो बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति होती है वो कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी वो अनुनाद की स्थिति होती है, तो रेजोनेंस की स्थिति तभी आएगी। अनुनाद की दशा में दोलनों का आवर्तकाल न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, 0 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनाद की स्थिति में जो दोलनों का जो आयाम होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो रेजोनेंस होगा ना उसमें किसी भी चीज़ की ऊष्मा की या फिर कोई भी हानि नहीं होती है, बस वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे वो गेन करेगा ही। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है, यांत्रिक अनुनाद, ध्वनि अनुनाद, विद्युत चुंबकीय अनुनाद एवं पोषित तरंग कंपनों पर। तो 15th में सी आएगा मेरे ख्याल से, इसमें आएगा विद्युत चुंबकीय अनुनाद पे, और बाकी आप भी कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं। तो सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो क्या होती है, क्या विस्थापन नियत रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहता। आवर्तकाल, गतिज ऊर्जा नहीं रहती, स्थितिज ऊर्जा नहीं रहती, इसमें आवर्तकाल होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, तो 16th में बी आएगा। उसके बाद में सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच में जो कलांतर होता है ना वो क्या होता है, तो वो π/2 का रहता है, ठीक है, π/2 का रहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर है और आवर्तकाल 0.5 का है, तो समीकरण आपको बताना है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है y=a साइन ऐसा कुछ होता है, तब a क्या है, यहाँ पे आयाम है, और आयाम आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तब 0.5 वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 18th में सी और डी ऑप्शन में आना चाहिए। अब जो आवर्तकाल है वो क्या होता है, t=, तो इसमें आवर्तकाल आपको t दिया गया, तो आपको पता है y=a साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, ω=2π/t, 2π/t। अब t की जगह मैं यदि 0.5 रखूं तो 0.5, अब ये 20 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4π आएगा तो 4π, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, t=2π/t जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से होगा। अब आगे का क्वेश्चन होगा कि यदि लड़की है वो झूले पे बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खड़ी होगी ना तब वो एक तरह से अवमंदन का काम करेगी, ठीक है, अवमंदन का कार्य करेगी वो। तो 19th पे क्या आएगा, ए आएगा। एक कण की गति का समीकरण है वो आपको d2x/dt² प्लस ω² अक्ष दिया गया है, ω² नियतांक है, तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, तो 2π/, आवर्तकाल क्या होता है, ω=2π/λ होता है, सॉरी 2π/t होता है, तो t=2π/ω, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको सरल आवर्त गति नहीं दिख रही इसमें। यदि आप इसको इधर ले जाएंगे ω² अक्ष को, तो d2x/dt² -ω² अक्ष, और d2x/dt² क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण बराबर -ω² अक्ष होता है, SHM का ही तो होता है। एक साधारण लोलक के कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2 डिग्री कर दिया जाए, तो लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो किस हिसाब से होगा,
तो वो 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। तो यदि आप एंगल को डबल करोगे तो जो आपका आवर्तकाल है वो भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ और पानी है उसको मतलब वाष्प, बर्फ, पानी और वाष्प वो संतुलन में रहता है, तो वो होता है त्रिक बिंदु। अब इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वह ताप जिस पे बर्फ और पानी होता है वो आपका किस में हो, वो संतुलन में हो, बर्फ और पानी, वो क्या कहलाता है, हिमांक। वह ताप जिस पे पानी और वाष्प होती है वो संतुलन में हो, वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? तो जो ताप की संकल्पना होती है वो ऊष्मागतिकी के जीरोथ लॉ यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम होता है उससे मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें आपको पता है क्या होता है कि यदि 2 है वो एक दूसरे से संपर्क में है और ये इससे है तो ये इससे अपने आप हो जाएगा, इस हिसाब से उसमें कुछ होता है। तो ताप की संकल्पना उसमें बताई जाती है, नियत दाब पर गैस तापमापी की रचना एवं क्रियाविधि की सिद्धांत पे आधारित होती है, तो वो होती है चार्ल्स के नियम पे। अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करता वह है, वो होता है दाब का नियम। बस इनको आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सी होती है? तो जो निम्न ताप होते हैं ना, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, इस ऐसे ताप मापने के लिए आपकी हीलियम गैस होती है, वो सबसे उपयुक्त होती है। ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है वो होता है 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्या मैंने सही बोला? जी नहीं, -40 डिग्री होता है, 40 डिग्री नहीं -40 डिग्री होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट होता है स्टार्ट 32 से। तो 8 इसमें बढ़ाओगे तो 0 से 8 बढ़ेंगे तो वो तो 8 ही आएगा ना, 8 से 10 के आसपास आएगा। तो इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हो 40, और अगर आप -40 में कंफ्यूज हो रहा है तो -40 आएगा, क्योंकि इसमें 32 से 8 बढ़ाओगे तब आपके पास आएगा 40, लेकिन उसमें 0 से आप यदि 5-6 बढ़ाओगे ना तब वो 5 ही आएगा, तब वो इक्वल होंगे। तो यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो वो लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, वो आपका सेम रहता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? जो केल्विन पैमाने पर होता है 373 केल्विन। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? वो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको बोलते हैं 0 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध आपका क्या होता है? तो 9th का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, डिग्री से यानी सेंटीग्रेड बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट -32। आपको ये सारे रिलेशन आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं आपको बता दूं कि सेल्सियस -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट, केल्विन ले लेते हैं, केल्विन -273/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर र्यूमर -0/80। ये आपके एक तरह से आप फॉर्मूले मान लीजिए इनको, या फिर एक तरह से संबंध मान लीजिए, इनके हिसाब से आपको ये सारी रिलेशन है वो मिल जाएंगे। नीचे दिया गया है आगे कि इसमें PT -P0 अपॉन P100 -P0, तो ये किसके लिए है? ये तापमापी, आदर्श गैस तापमापी सेल्सियस पैमाने को निर्देश करता है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 11th में आपका आएगा डी, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, पता नहीं कोई क्वेश्चन बाई चांस मिल जाए, तब आप इनको आराम से अटेम्प्ट कर दो। उसके बाद में आता है सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? प्लेटिनम तापमापी, गैस तापमापी, वाष्प दाब तापमापी या फिर ऊ तापमापी? तो ऊ तापमापी इसका आंसर आएगा, राइट आंसर। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परिसर कितना होता है? तो ऐसे क्वेश्चन देखो किसी को याद भी नहीं रहते हैं। -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर होगा। याद करना चाहो तो देख लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने का शुद्ध मान क्या होता है?
272.85 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273 केल्विन, 273.2 केल्विन। तो इसमें बी आएगा 273.15 केल्विन आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लगभग 20 से 22 मिनट हो गई हैं इस वीडियो को। तो आपकी जो 11th है जो लेक्चर इसका कंप्लीट होता है, अभी तक हमने शायद लगभग 550 से 600 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। 400 क्वेश्चन और बाकी हैं। इसमें हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके क्वेश्चन भी हमने कुछ करने हैं और हमने कर भी लिए हैं। तो हम देखो क्या है कि 1000 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको सारी फिजिक्स कवर करा देंगे। तो वीडियो पर आप जो हमारे चैनल उस पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।